नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री के निर्देश पर 18 कैबिनेट मंत्रियों ने शुक्रवार को शासन के बारे में जनता की राय लेने के लिए आवंटित विभिन्न जिलों का दौरा किया है। सभी 18 कैबिनेट मंत्रियों ने विभिन्न जिलों का दौरा किया और जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के बारे में जायजा लेने के लिए अधिकारियों और जनता से बातचीत की है। मंत्रियों के साथ एक बैठक के दौरान सीएम योगी ने हाल ही में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकार के कामकाज के बारे में पूछताछ करने के लिए उनके नाम पर सूचीबद्ध जिलों में जाने का निर्देश दिया था। इस कार्यक्रम के तहत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी शुक्रवार को मथुरा और बरेली के दौरे पर पहुंचे। मौर्य ने मथुरा में शुक्रवार को जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन परियोजनाओं, लाभार्थियों और परियोजनाओं और प्रदेश सरकार की कार्य योजना पर समीक्षा बैठक की है। साथ ही समीक्षा बैठक में मौर्य ने आगामी 5 साल में यूपी सरकार की मंशा, कार्यप्रणाली और हर घर के द्वार पर सरकार के लक्ष्य को लागू करने के निर्देश से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार लोगों को बुनियादी सुविधाएं दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अधिकारी जनता के हितों को सर्वोप्रिय रखते हुए कार्य करें। साथ ही योगी सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार का दावा करते हुए डिप्टी सीएम ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि खूंखार अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के माध्यम से एक संदेश भेजा गया है कि राज्य में लोग सुरक्षित हैं, जबकि अपराधी खौफ में हैं। बैठक के बाद ही डिप्टी सीएम ने जिला संयुक्त सचिवालय में वृंदावन में औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। और अयोध्या के डीएम के आदेश पर किशोरी का शव कब्र से खोदकर निकाला गया है। यहां संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी की मौत हो गई थी। तारुण थाना क्षेत्र की ग्राम वेदापुर मजरे में 10 दिन पहले ही इस किशोरी की मौत हुई थी और सीओ की मौजूदगी में पुलिस ने शव को कब्र से खुदवाकर अब पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। तो वहीं खबर आगरा से है, जहां सीआईडब्ल्यू टीम और स्वाट टीम के साथ ही थाना रकाबगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां आपको बता दें कि 15,000 के इनामी गैंगस्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस और गैंगस्टर के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान बदमाश पवन के पैर में गोली भी लग गई है, जिसके बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। थाना रकाबगंज पुलिस ने सीआईडब्ल्यू और स्वाट टीम के साथ मिलकर यहां दौरान मुठभेड़ पवन कुमार नाम के अभियुक्त को, जो कि गैंगस्टर एक्ट में 11 साल से वांछित चल रहा था, उसे गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर स्वाट की टीम उसका पीछा कर रही थी और थाना की टीम को बताया गया और उसके बाद जब वो भाग रहा था तो उसने भागते हुए पुलिस पार्टी पर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस पार्टी ने भी फायर किया, जिसमें वो घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसके ऊपर पहले से 15,000 रुपये का इनाम घोषित था और इसके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, जिसमें लूट और चोरी के मुकदमे भी शामिल हैं। आज इसे गिरफ्तार किया गया है। और लखीमपुर में दबंगों ने ग्राम प्रधान के पति पर जानलेवा हमला कर दिया। दबंग ठेकेदारों ने नीम, बरगद, बड़हल जैसे बेशकीमती पेड़ चोरी से काट दिए और आपको बता दें कि इसके बाद प्रधान के पति की लाठी डंडे से दबंगों ने खूब पिटाई की। रुधौली में एसपी आशीष श्रीवास्तव को बड़ी सफलता मिली है। यहां पर लोगों ने एसपी और पूरा बच्चा अपहरण पुलिस टीम को फूलों की हार महिलाएं पहनाई और उनका स्वागत किया। साथ ही एसपी को अपने कंधों पर बिठाकर जुलूस निकाला गया है और इस तरह से उनका ऐतिहासिक स्वागत किया गया। दरअसल आपको बता दें कि एसपी आशीष श्रीवास्तव के निर्देश पर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने बच्चे को अपहरणकर्ताओं के चुंगल से छुड़ा लिया है। की जा रही है और फूल मालाओं के साथ जो है उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही जो उनका मार्ग था वहां पर भी ढोल नगाड़ों के बीच उनका स्वागत किया गया है। तो वहीं फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने गौ मांस तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की। यहां गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है।
तस्करों की अवैध संपत्ति भी जब्त किए जाने की बात कही जा रही है। दरअसल संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। पुलिस ने गौ मांस तस्करों पर यह बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस की इस कार्रवाई से अब गौ तस्करों में हड़कंप है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई और इसी बीच गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों के पास से अवैध संपत्ति जो उनकी है उसको भी अब जब्त कर लिया जाएगा और इसी के साथ ही संरक्षण देने वालों पर भी पुलिस इसी तरह ताबड़तोड़ कार्रवाई आगे करती रहेगी। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की आतंकवाद निरोधक दस्ते ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खुद को भारतीय नागरिक घोषित कर अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को सहारनपुर जिले के देवबंद से गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस मुख्यालय से शुक्रवार को जारी किए गए एक बयान में यह जानकारी दी गई। दरअसल एटीएस ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने बांग्लादेश में कुमला जिले के दाऊद कंदी पुलिस थाना क्षेत्र स्थित बरगुआली के रहने वाले तालुकदार बिन फारूक को देवबंद से गिरफ्तार कर लिया है। इस बयान के मुताबिक तलहा के कब्जे से एटीएस ने आधार कार्ड, पैन कार्ड, दारुल उलूम देवबंद का पहचान पत्र, लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड, बांग्लादेशी मुद्रा, बांग्लादेशी पासपोर्ट की छाया प्रति और 150 रुपए बरामद किए हैं। आपको बता दें कि इस बयान के अनुसार एटीएस को यह सूचना मिली थी कि तलहा नाम का एक व्यक्ति दारुल उलूम देवबंद में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रह रहा है। देश विरोधी गतिविधियों में भी ये संलिप्त पाया गया और बयान में ये कहा गया कि एटीएस की टीम ने इस सूचना के आधार पर छानबीन की तो पता चला है कि तलहा नाम का ये व्यक्ति दारुल उलूम देवबंद के कमरा नंबर 61 में रहकर अरबी आलिम की पढ़ाई कर रहा था। और इंडियन ऑयल कंपनियों ने सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल की आज कीमत जारी कर दी है। हालांकि 24 दिन हो चुके हैं लेकिन तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी ईंधन की कीमत ना तो कोई इजाफा किया गया है और ना ही कोई कटौती की गई। हालांकि यूपी के तमाम शहरों की बात करें तो लखनऊ से लेकर आगरा और मेरठ तक आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। साथ ही आपको बताते चलें कि इन तमाम शहरों में शनिवार यानी 30 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल किस भाव पर आए ये भी आपको बता दें, लेकिन उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छू रही है। इससे आम जनता परेशान है। यहां पर भी करीब 100 रुपए से अधिक की कीमत पर पेट्रोल बना हुआ है। हालांकि प्रदेश में तमाम शहरों में सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल की अगर बात आती है तो फिलहाल मथुरा में ईंधन के रेट काफी कम है। यहाँ यूपी के अन्य शहरों की तुलना में पेट्रोल और डीजल थोड़ा सस्ता है और शनिवार को मेरठ में पेट्रोल और डीजल के रेट 104 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर और 96 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर बने हुए हैं। प्रदेश की योगी सरकार ने इन दिनों पूरे प्रदेश में लाउडस्पीकर को लेकर अभियान छेड़ दिया है। पूरे प्रदेश में अब तक 40,000 से भी ज्यादा धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं और अब योगी सरकार का शोर को कम करने का ये मॉडल भी पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब सीएम योगी का कोई मॉडल देश भर में इतना हिट रहा हो। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ के यूपी के मॉडल दूसरे राज्यों में अपनाए गए हैं। आज आपको बताते चलें कि योगी का जो मॉडल है साल 2019 में सामने आया था, जब पूरे देश में सीएए और एनआरसी के विरुद्ध कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। फिर भी उत्तर प्रदेश में ये जो प्रदर्शन है वो उग्र नहीं हो पाए। दरअसल राजधानी लखनऊ में भी इसे लेकर काफी बवाल जरूर देखने को मिला, लेकिन उन उपद्रवियों पर योगी सरकार ने काफी कड़ाई के साथ काबू पाया और इस दौरान दंगइयों को उनको पोस्टर गली गली चौराहे चौराहे पर लगाकर उनसे निपटने के लिए कानून तैयार किया गया। योगी सरकार ऐसे कानून भी लेकर आई जो आगे चलकर एक मिसाल बन गए। कई राज्यों में दंगइयों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इसी मॉडल का इस्तेमाल किया गया था। दंगइयों की संपत्ति कुर्क करके नुकसान की भरपाई करना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पहला ऐसा मॉडल था जिससे पूरे देश में काफी प्रशंसा मिली और कई राज्यों ने इसे फॉलो किया। लेकिन केवल यही एक मॉडल नहीं था, बल्कि लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार जो कानून लेकर आई उसे नाम दिया गया उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिदेश विधेयक 2021। उसकी भी खूब प्रशंसा हुई और कई राज्यों में उससे मिलते जुलते कानून बनाए गए।
और इसी बीच महाराष्ट्र से चलकर लाउडस्पीकर विवाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश पहुंचा। यहां पिछले दिनों ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर कई दिशा निर्देश दिए। बिना अनुमति के लगे लाउडस्पीकरों को हटाने के आदेश दिए गए, जिसके बाद अब तक 45,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों से उतारे गए हैं। 23 अप्रैल को भी इस संबंध में आदेश का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में नजर आई और लगातार यूपी के अलग अलग जिलों में अभियान चलाकर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। इसके अलावा अब तक 58,861 लाउडस्पीकर की आवाज कम कराई जा चुकी है। बताते चलें कि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हटाने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश में कई जगह पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को लागू किया जा रहा है। साथ ही बिहार में भी इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। कुछ धर्म के जो लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं। इसी बीच गुरुद्वारा प्रबंधन की ओर से सराहनीय पहल भी की गई। तो वहीं पंजाब के पटियाला में खालिस्तान विरोधी एक मार्च को लेकर 2 समूहों में झड़प हो गई, जिसमें 4 व्यक्तियों के घायल होने के बाद हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया और काली देवी मंदिर के पास 2 समूहों के बीच शुक्रवार को यह झड़प हुई। इस झड़प में शिवसेना नेता हरीश सिंगला को हिरासत के बाद आज गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंसा की गाज पुलिस के 3 बड़े अफसरों पर भी गिरी और पटियाला के आईजी राकेश अग्रवाल को हटा दिया गया, जबकि डिप्टी एसपी और एसएचओ को शिफ्ट कर दिया गया है। मुखविंदर सिंह छीना को नया आईजी बनाया गया, तो वहीं दीपक पारेख को नए एसएसपी और वजीर सिंह को नए एसपी बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक पटियाला हिंसा मामले में पंजाब के डीजीपी से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बेहद नाराज नजर आए। कई बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है और इसी के साथ साथ 3 अफसर इस मामले में पहले ही नप चुके हैं। अब बात करें रूस की, तो रूस ने अपने नौसेना के अड्डों की रक्षा के लिए ब्लैक सी में ट्रेन डॉल्फिन की तैनात कर दी गई है और इस दौरान डॉल्फिन को इस तरह से ट्रेन किया गया है कि समुद्र में होने वाली किसी भी अप्रिय गतिविधि को ये भाप सकते हैं और साथ ही बैटरी कमांड को अलर्ट कर दिया गया है। और साथ ही आपको बताते चलें कि जानकार ये बता रहे हैं कि जवाबी हमला करने में भी ये पूरी तरह से सक्षम होगा। अमेरिका के नेवल इंस्टीट्यूट ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की, जिसमें ब्लैक सी में तैनात डॉल्फिन रूसी सेना नौपोत को देखा जा सकता है। आपको बताते चलें कि रूस के लिए सेवस्टोपोल नौसेना का सबसे महत्वपूर्ण बेस है और वो एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस एक डॉल्फिन का इस्तेमाल यूक्रेन के अंदर वाटर हमले को रोकने के लिए कर रहा है। रूस का यह भी मानना है कि सेवस्टोपोल रूस यूक्रेन युद्ध के चेहरे को पूरी तरह से बदल सकता है। जानकारी के मुताबिक सेवस्टोपोल नेवल बेस पर रूस के कई जहाज खड़े हो सकते हैं और कहा जा रहा है कि ऐसे तो ये यूक्रेन के पास मौजूदा मिसाइल रेंज से काफी दूर है, लेकिन फिर भी रूस को शक है, जिसके लिए वो पूरी कार्रवाई कर रहा है। तो यूपी में भीषण गर्मी से जल जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो आज भी राहत मिलने की कोई संभावना नहीं। प्रदेश के प्रयागराज और आगरा समेत कई ऐसे हिस्से हैं जहां लू चलने का अनुमान है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के कुछ जगहों पर हल्के बादल दिख सकते हैं, तो वहीं बाकी बचे दूसरे स्थानों पर भी मौसम शुष्क रहेगा। तेज धूप निकल सकती है। शुक्रवार को यूपी के बांदा में अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी बांदा में कभी पहले रिकॉर्ड नहीं की गई थी। इससे पहले 29 अप्रैल 1979 को बांदा में अधिकतम तापमान 46.7 डिग्री दर्ज किया गया था, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा तापमान था। यही नहीं बल्कि पूरे देश के हिसाब से भी शुक्रवार को बांदा में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। राजधानी लखनऊ का भी कुछ यही हाल है, जहां 29 अप्रैल को अब तक की सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है और अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी बीच ओडिशा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू हुई, जिसमें 5.8 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हो रहे हैं। इन छात्रों में बीजू जनता दल के विधायक अंगद कन्हार भी शामिल हैं और 56 साल के अंगद अपने बच्चों की उम्र से भी छोटे छात्रों के बीच बैठकर 10वीं की परीक्षा देंगे। अंगद कन्हार ओडिशा के फूलबनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और अंगद शुक्रवार को पीताबरी गांव के
रुंजगी हाई स्कूल में 10वीं की परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे। विधायक अंगद ने बताया है कि पंचायत के सदस्य और ड्राइवर ने परीक्षा देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि उन्हें ये पता है कि वो पास होंगे कि नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि एग्जाम डिग्री हासिल करने के इरादे से दिया है। अंगद के एक करीबी के मुताबिक उन्होंने 1987 में पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी। साल 2019 में वो विधायक चुने गए और इसके बाद अंगद ने 8वीं की परीक्षा दी थी। जानकारी के मुताबिक राज्य बोर्ड 10वीं की कुल परीक्षा में कुल 5,85,730 छात्र शामिल होने जा रहे हैं, जहां पर 3,540 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि इन परीक्षा के दौरान 35,000 से अधिक शिक्षकों को लगाया गया है। ये परीक्षाएं सुबह 8 बजे से शुरू होकर 8 से 9:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी। और इसी बीच आगरा से एक बड़ी खबर के लिए रुकेंगे। आपको बता दें कि आगरा से खबर सामने आई है, जहां बीएसए नीतीश कुमार निलंबित कर दिए गए हैं। हमीरपुर प्रकरण में शासन ने की है ये कार्यवाही, जिसके बाद रोक के बावजूद इन्हें निलंबित किया गया है। आपको बता दें शिक्षकों के ट्रांसफर किए गए थे रोक के बावजूद, और नियम विरुद्ध अटैचमेंट करने पर यह शिकायत की गई थी, जिसे संज्ञान में लेते हुए शासन ने अपनी कार्रवाई की है। बता दें बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर रोक के बाद भी शिक्षकों के ट्रांसफर किए गए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए ये कदम उठाया गया है। और ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां नियम विरुद्ध अटैचमेंट करने की शिकायत दर्ज की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए ये निलंबन की कार्रवाई की गई है। संज्ञान लेते हुए शासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली आगरा में, जहां पर निलंबित कर दिए गए हैं काला अधिकारी। आगरा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए आपको बता दें कि बीएसए नीतीश कुमार को निलंबित कर दिया गया है।